हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 जुलाई है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, खास करके इकोनॉमी के ऊपर। इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन से हम ऐड करेंगे आज। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं। इवन वाइस प्रेसिडेंट साहब का लिखा हुआ आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेंगे आप लोग। और जिनको अच्छा लगता है डिस्कशन वो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आइए कोटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का कोटेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। कल भी हमने इनका ही कोटेशन देखा था। आई होप आप लोग सही तरीके से कोटेशंस को एक जगह पर लिख रहे हैं। तो आज का कोटेशन है, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस लाइट अ कैंडल। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर आपको कहीं पर रोशनी देखना है तो वहाँ पर आप कैंडल ब्लो कर सकते हैं। वही सेम चीज़ हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं कि अगर आपको वुमेन के एजुकेशन के बारे में सोचना है या अगर आपको सोसाइटी को ठीक करने के बारे में सोचना है तो यू हैव टू इनिशिएट द गुड थिंग्स, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उस जगह की, सोसाइटी की, वो ख़त्म होने लग जाती हैं। तो सोसाइटी के सेक्शन में या ऐसे कोई भी रेलेवेंट टॉपिक आपको लगता हो इस कोटेशन के लिए तो वहाँ पर इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के डिस्कशन में क्या कुछ खास है। ऐसे राइटिंग के लिए कोटेशन आपको मिल चुका है। बैकग्राउंडर रोज की तरह आज भी होगा आर्टिकल के साथ साथ। 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं ये। तो स्किल भारत से लेकर के आत्मनिर्भर भारत और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान जो गूगल भारत के लिए लेके आया है, कितना कैसा साबित हो सकता है वो ऐसे समय में। आप खुद सोचिए, जब इकोनॉमी इतनी इतनी नीचे जा रही है उसमें इतना बड़ा प्लान अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करता है भारत के लिए तो कितनी अच्छी बात होगी वो। ये सारी बातें हम आज डिस्कशन में देखेंगे। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है और बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, ग्रुप पर अपने रिव्यू करने के लिए डाल रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बाकी लोग जो ये सोचते हैं कि वो भी आंसर लिखें तो प्लीज़, अगर आप पहली बार आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप ग्रुप पर रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ पर दूसरे जो आंसर्स हैं उनको देख सकते हैं। ग्रुप के बारे में आई होप आपको मालूम होगा, ये दरबार आंसर रिव्यू करके ग्रुप टेलीग्राम पर बना हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और बाकी लोगों के आंसर्स को भी पढ़िए। फिर आपको उससे मोटिवेशन मिलता है। आंसर्स लिखें, अपलोड करें, दूसरे लोगों के आंसर्स को भी रिव्यू करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया कीजिए दोस्तों। क्या बात है, आप लोग के कमेंट्स बहुत कम हो गए हैं। मेहनत तो उतनी ही हो रही है, अगर मेरी तरफ से कोई कमी है तो आप बताएं, लेकिन प्लीज़ अपना जो एक प्यार है इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए, उसको बरकरार रखिए। कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं कि स्टेप अप पर जो डिस्कशन होता था इंडियन एक्सप्रेस का वो कहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पा रहा है, आज भी कॉल्स आ रही हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इस ड्यूटी को निभाइए दोस्तों। तो आज के डिस्कशन में ये सारे फैक्ट्स हमें मिलने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ किसका कॉन्सेप्ट है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया स्किल रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया, कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज और सेस। ये सारे फैक्ट्स आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आर्टिकल को समझने के लिए भी हमें ये सारे फैक्ट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमारा पहला आर्टिकल होगा सम अनलॉक डाउन क्वेश्चंस। इसको हम लोग दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्किल इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत को डिस्कस करेंगे, जो एम वेंकैया नायडू साहब का है और बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। अ बिग प्लान, इसमें गूगल का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के कहा गया है। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ये आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है, 2 सवाल हैं, बहुत ही सिंपल छोटे से, और आप इसको पढ़िए। जब आप डिस्कशन को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स पॉइंट्स मिलेंगे। उसको एज इट इज़ नहीं लिखना है फ्रेंड्स, आंसर में अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखना होता है आंसर को, ठीक है। तो हर चीज़ के साथ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला। उसके बाद इंडिया स्किल रिपोर्ट से दूसरा सवाल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से तीसरा सवाल है और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का चौथा सवाल है। तो ये सारे फैक्ट्स जब डिस्कस होंगे तो ध्यान से आपको सुनना है उसको, ठीक है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से अगर कोई नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं उनको बता दें, क्लासरूम प्रोग्राम भी हुए हमारे यहाँ पर कोचिंग में। एज यू नो, स्टेप अप आईएएस इंस्टीट्यूट दिल्ली मुखर्जी नगर में है और अभी ऑनलाइन प्रोग्राम आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसमें आप लोग जो घर से बैठे तैयारी करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, इसमें बाकायदा वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस
सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो अगर आप नहीं, आपके कोई दोस्त हैं जो कोचिंग के बारे में सोच रहे हों, घर बैठे तैयारी करना चाहते हों, तो उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 8750069419 कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और पहला आर्टिकल है स्किल इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो आर्टिकल है ये कई जगह से एसोसिएट हो जाएगा। एक तो पेपर 2 में भी आ जाएगा, गवर्नेंस वाले सेक्शन में, पॉलिटी में। दूसरा पेपर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ जाएगा, राइट। इवन सोसाइटी से भी हम इसको ऐड करेंगे, सोशल जस्टिस से भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें एक कंबाइंड पैकेज है हर किसी के लिए। होगा ये आत्मनिर्भर भारत के, भारत को ही सेल्फ रेजिलियंस बनाने की बात चल रही है, राइट। तो बिल्कुल ओपन एंडेड यहाँ से सवाल भी बनेंगे और आपको दिमाग में भी रखना है कि ये पॉइंट हम मैक्सिमम जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंडर में हम पहले जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसका जिक्र किया गया है। तो देखिए अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पर आप हैं, आपको बता दें। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन था वो किस चीज़ को लेकर के था। तो मैकेनाइजेशन, वाटर पावर, स्ट्रीम पावर, ये था फर्स्ट रिवॉल्यूशन। दूसरे में जब हम पहुंचे तो मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की बात हुई। फिर हम थोड़ा और बढ़े, तीसरे फेज़ में पहुंचे तो वहाँ पर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ या ऑटोमेशन सेक्टर से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो काफ़ी बूम पर पहुंची। और जो चौथा रिवॉल्यूशन है वो डिजिटल वर्ल्ड का ही है, साइबर फिजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, 4th जनरेशन में है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अभी इसी पर आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है आज के समय में। और अगला देखते हैं द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020। इसका जिक्र है आर्टिकल में और आपको इसके बेसिक फैक्ट भी मालूम होने चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। इस रिपोर्ट को ज्वाइंटली निकाला जाता है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, UNDP भी इसमें है, ध्यान रखिएगा। AIU इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग सब मिल करके इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। वहाँ पर आपको सिंपली लिखा हुआ हो सकता है स्टेटमेंट में, वर्ल्ड बैंक का नाम आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर किसी एक मिनिस्ट्री का नाम आ जाएगा तो लगेगा कि हाँ उसी के द्वारा स्किल, जैसे नीति आयोग का नाम आ जाएगा तो आपको लगेगा कि सही होगा। बट इन सारे क्वेश्चंस में बहुत सतर्क रहना है कि इसको जॉइंटली निकाला जाता है और UNDP है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में देखिए क्या चेक करते हैं, ये जो रिपोर्ट है ये बताता है एम्प्लॉयबिलिटी को, ध्यान दीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स। जो लोग हैं वहाँ के, जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, उनके अंदर एबिलिटी कितनी है एम्प्लॉयमेंट की। जो एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जा रहा है इस जनरेशन में, जिस तरीके से चीज़ें एडवांस हो रही हैं, उस कार्य को करने की क्षमता वहाँ के लोगों में है कि नहीं, यही आपके एम्प्लॉयबिलिटी आपको शो करता है और इसको इस रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया उस हिसाब से। ये महाराष्ट्र ने इस लिस्ट में टॉप किया है, ध्यान दीजिएगा। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें महाराष्ट्र हाईएस्ट पोजीशन पर है एम्प्लॉयबल टैलेंट के मामले में। इसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो इसीलिए ज़रूर याद रखना है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल लोगों को अपने यहाँ पर रखता है, याद रखिएगा। मुंबई फॉलोड बाय हैदराबाद केम एज द हाईएस्ट एम्प्लॉयबल सिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार हैं, उसके मामले में कौन हो गए, मुंबई और हैदराबाद। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी अदर फाइंडिंग्स हैं उसको देखते रहिएगा, क्वेश्चंस में बन सकता है। आइए अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। उनका कहना है कि कोविड के बाद का जो एरा होगा वो सेम नहीं होगा, राइट। कोविड के समय में जो समीकरण हैं वो काफ़ी बदल गए हैं और उसके बाद जब हम इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में पहुंचेंगे तब जो स्थिति है वो बिल्कुल इतनी सामान्य नहीं रह जाएगी जितनी कि इससे पहले हुआ करती थी। तो लोगों के काम करने का तरीका, काम जो लोग जो रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं उनके डिमांड, ये सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। और ऐसे में भारत सरकार ने एक बहुत अहम कदम उठाया लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बहुत अहम कदम, उसका नाम क्या था, आत्मनिर्भर भारत अभियान।
और इस अभियान के माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन जहां पर अभी डिसरप्शन देखने को मिला था इस कोविड के दौरान, तो हमें इससे आगे कोई नुकसान ना हो, क्यों, तो इसके लिए हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। कि कभी भी कहीं भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ जाता है तो हम खुद इतने निर्भर हों, कैपेबल हों, दवाइयों को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, अदर डिजिटल मैकेनिक्स को लेकर के, कि हमें किसी और देश पर, वहाँ के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और इन शॉर्ट यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि हम भारत को आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेन करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पर बार बार फोकस दिया जा रहा है। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स में से क्या क्या है, तो पहला है दैट इन द शॉर्ट टर्म की जो आपकी इकोनॉमी है वो थोड़ी पटरी पर आ जाए। सो रिवाइविंग द डिफरेंट स्फेयर ऑफ द इकोनॉमी, पहला तो इनका ये उद्देश्य है। और दूसरा क्या है, इंसुलेटिंग इंडिया फ्रॉम एनी फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, तो उसके लिए भारत को खुद से तैयार किया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसका उद्देश्य प्रोटेक्शनिज्म का नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, राइट। प्रमोट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इनमें जितने भी लोगों का आर्टिकल है, चाहे आप प्रधानमंत्री जी की बात सुन ले, या आप वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात सुन ले, या किसी इकोनॉमिस्ट की बात सुन ले, हर व्यक्ति इसी बात पर एम्फेसिस कर रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म हमारा उद्देश्य नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ग्लोबल वर्ल्ड में एक गलत मैसेज जाए और ऐसा लगे कि भारत सामानों को इंपोर्ट करने से रोकेगा दूसरे देशों से, यहाँ पे टैरिफ्स को बढ़ा देगा ताकि लोग इंपोर्ट ना कर पाए बाहर के देशों से। जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, दवाइयाँ, क्रूड ऑयल, इसके अलावा पाम ऑयल, कोई भी चीज़ें, तो उस पर ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं, बल्कि हम यहाँ पर उसको सेल्फ जनरेट करना चाहते हैं भारत में उस चीज़ को, और बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। दोनों ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा टू स्केलिंग अप, किस किस चीज़ को स्केल अप करना है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत में इंफ्रा को और अच्छा बनाना होगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए भारत में। और कंजम्पशन लेड ग्रोथ को भी प्रमोट करना है। ये इकोनॉमी को बूस्ट करने का, इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इन्होंने एक बहुत अच्छा डाटा दिया है, इसको लिख लीजिएगा कि आज भारत एक ऐसा देश है, वैसे तो हर जगह पर, हर देश में यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है। कंट्री का भविष्य वहाँ का यूथ होते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में यूथ की संख्या इस समय में सबसे ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 65% जो लोग हैं वो 35 साल की उम्र वाले हैं। और वहीं जो 50% ऐसे लोग हैं जो 25 ईयर से कम आयु के हैं। तो इसका मतलब है कि जो यूथ पीपल हैं, यंग जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर तौर पर डिमांड भी उसी के हिसाब से होगी। एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन इंडिया इज़ यूनिकली पोज्ड टू रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक पोटेंशियल। तो भारत के पास अपना डेमोग्राफिक पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और इसको यूज़ करने का ये जो आत्म भारत अभियान है, ये एक सबसे सफल और अच्छा मौका बन सकता है। द नीड ऑफ द आवर, बट इस समय में किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपके पास यंग जनरेशन है, आपके पास स्कीम मौजूद है, तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है एम्प्लॉयबिलिटी को मेंटेन करने की, उसको जनरेट करने की। जो यंग जनरेशन है उनको आप स्किल प्रोवाइड करेंगे, अब यह आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय में। तो स्किल डेवलपमेंट नीड ऑफ द आवर है, इसको याद रखिएगा। यूथ को इस तरीके से, जिस तरीके से भी टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, 21st सेंचुरी में लोग आगे जा रहे हैं, उसमें उस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए प्रॉपर स्किल देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर अलाउइंग देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। ऑब्वियसली इस समय में जब आप पेंडेमिक की बात करते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बची रह गई। जो जॉब, हालांकि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, लोगों को जॉब से निकाला भी गया है, लेकिन जो लोग बच गए हैं, जिनको जॉब से नहीं निकाला गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण डिजिटल रिवॉल्यूशन का भी है। जो घर से बैठे बैठे काम करने में सक्षम हैं, जो वर्क फ्रॉम होम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत मदद मिली है इस चीज़ से। और
क्योंकि एक अनसर्टेन सिचुएशन है इस पेंडेमिक के बाद से, और ऐसे में जो मेन अपॉर्चुनिटी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है यूथ में। स्किल फॉर द रेजिलियंट यूथ, याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशन का थीम है, स्किल फॉर द रेजिलियंट यूथ। और इसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर जो वर्चुअल इवेंट हुई है, जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसमें ये इसको थीम रखा गया है, स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ। इसको आप कहीं पर लिख भी सकते हैं, यूएन का जिक्र भी कर सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए यूएन भी कितना सतर्क है, कितना अवेयर है, और यूएन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का काम चलाया जाए। इसके लिए टीवीईटी प्रोग्राम है जिसमें टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। एंड estimated nearly 70% of the world's learners are affected by the school closure। इस समय में अभी जो कुछ रिसर्च आई इसमें पता चला है कि स्कूल क्लोज होने की वजह से बहुत बड़ी जो संख्या है बच्चों की वो अफेक्ट हुई हैं लर्निंग के प्रोसेस में। उसके बाद ये जिक्र करते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, याद रखिएगा। तो ये जो फोर्थ रेवोल्यूशन है उसने काफ़ी एक ट्रिगर दिया इस समय में सिचुएशन को काम डाउन करने में, संभालने में, और अब इसको और ज़्यादा प्रमोट आगे किया जाएगा क्योंकि फ्यूचर में इसकी डिमांड है। होस्ट ऑफ स्किल सेट्स, अब देखिए क्या क्या स्किल्स देने होंगे। क्या स्किल्स में जब आप बात करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट करना है तो कैसे स्किल्स का डेवलपमेंट हमें करना होगा, हमें कम्युनिकेशंस के स्किल का डेवलप करना होगा, क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी, एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने यंग जनरेशन्स को सिखानी होंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल एटिकेट अलॉन्ग विद द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें अभी नीड ऑफ द आवर में आप रख सकते हैं। इस समय में डिमांड है इन चीज़ों की। जॉब सिनारियो को देखते हुए ये सारे स्किल्स को डेवलप करना होगा बच्चों में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इन चीज़ों की अभी डिमांड है कंपनी में, तो उसके अकॉर्डिंगली स्किल डेवलप करना होगा। वहीं पर ये स्किल इंडिया रिपोर्ट का भी जिक्र करते हैं, 2020 का रिपोर्ट जो आया है, और इसको कौन पब्लिश करता है मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा इन चीज़ों को। दिस इज लाइकली टू रिमेन द लार्जेस्ट चंक ऑफ इंडियन वर्क फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट 10 ईयर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज द नीड टू एड्रेस ऑल स्टेक होल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अभी जो एक और बड़ी प्रॉब्लम इसको एड्रेस हमें करना है वो है वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको इंश्योर करना होगा कि कैसे वुमेन के पार्टिसिपेशंस को बढ़ाया जाए वर्क फोर्स में, ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन लोकल टू ग्लोबल। अब ये जब पहले दिन आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी ने, तब उन्होंने कहा था कि लोकल के लिए वोकल होना है, राइट। यहाँ पर ये कह रहे हैं लोकल के लिए ग्लोबल। तो इसमें इसका मतलब ये है कि देखिए भारत में अभी जब ये पेंडेमिक हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भारत ने खुद यहाँ पर किया, जैसे कि पीपीई किट की बात कर लेते हैं, या अदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनसे कोलैबोरेशन किया गया। उसके बाद वेंटिलेटर्स को बनाया गया, डीआरडीओ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और इस तरीके से जो अर्जेंट नीड थी चीज़ों की उसको भारत में ही डेवलप किया गया। एंड नन अदर देन आईआईटी रुड़की की बात भी यहाँ पे की गई है। आईआईटी रुड़की ने एक प्राण वायु वेंटिलेटर को, लो कॉस्ट वेंटिलेटर को भी इसी दौरान तैयार कर दिया। तो ये जो वेंटिलेटर वगैरह को बनाना या फिर पीपीई किट को डेवलप कर देना भारत में ही, अब मास्क को हमने बहुत बड़े नंबर्स में बनाया। तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसको संभालने के लिए हमारी जो ये कंपनी या इंडस्ट्रीज़ हैं या एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और इनमें वो काबिलियत है कि इसको आगे और फ्लरिश कर सकते हैं। तो भारत के साइंटिस्ट, आईआईटी प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स, ये सभी एक एग्जाम्पल है कि इनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, दे कैन डू एनीथिंग। So must aim to gradually reduce import in every sector from crude oil to heavy machinery। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, जो इन्होंने कहा है कि हमें रिसोर्स को अवेलेबल कराना है, टैलेंट बढ़ाना है, स्किल डेवलप करना है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने इंपोर्ट को कैसे धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, मतलब भारत को सेल्फ सस्टेन बनाते हैं क्रूड ऑयल से लेकर के हैवी मशीनरीज तक, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य। देखिए बहुत ही थिन लाइन सा डिफरेंस है यहाँ पर। जितनी बातें हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शनिज्म
का दौर चल रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ को लिखना नहीं है, इस चीज़ को मानना नहीं होता है, क्योंकि आपको बार बार सरकार के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं, बार बार आपको इसका एम और उद्देश्य क्लियर किया जा रहा है। तो आपको उसी एम और उद्देश्य को याद रखना है जो आपको लिखित डॉक्यूमेंट्स में बताए जा रहे हैं, राइट। कंक्लूजन पर चलते हैं। वाइल रिमेनिंग वोकल अबाउट लोकल, देयर हैज टू बी पैराडाइम शिफ्ट टू ऑल एरिया एंड इंडियन प्रोडक्ट्स टू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि हम भारत के चीज़ों को, भारत के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएं। जैसे हमने वोकल होने की बात की है, अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होने की बात की। जब आप अपने यहाँ के बने हुए खादी के कपड़ों को पहनेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसको मंगाएंगे बाहर में जो लोग रह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो आगे चल करके ग्लोबल भी बन जाएगा। वी मस्ट एंड्योर स्टे अहेड इनोवेशन लेड टेक्नोलॉजीज इकोनॉमी। तो अभी जो इनोवेशन लेड नॉलेजेस को बढ़ाना है हमें आगे चल करके। इसके अलावा इसमें पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा। कोलैबोरेट करके हम सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो द स्टेप अप द इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पीएसयू टू नीड टू मॉडर्नाइज द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये बहुत अच्छे से, बहुत ही बैलेंस करके इन्होंने आर्टिकल को लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं बल्कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, एडवांसमेंट की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है। और इस तरीके से भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है उनको हम सेल्फ रिलायंट बना पाएंगे। बहुत अच्छा इन्होंने कंक्लूड किया है, स्किल स्केल स्पीड। याद रखिएगा, इसको रट लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको आंसर में ज़रूर लिखना है। स्किल्स स्केल एंड स्पीड का इन्होंने जिक्र किया कि अगर हमें अपने सामानों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम ऐसा सोच रहे हैं, तो हमें फोकस करना होगा 3 बातों पर। पहला है स्किल, कैसे स्किल को डेवलप करना होगा, दूसरा स्केल और तीसरा स्पीड। बड़े लार्जर स्केल पर प्रोडक्शन के बारे में सोचना होगा और तेजी से प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, तेजी से सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचना होगा, तो हम इसको अचीव कर पाएंगे। और जल्द से जल्द जो हमारा ये इतना अच्छा सा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हमारे पास जो यूथ की का पावर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है सम अनलॉकडाउन क्वेश्चंस। तो ये इकोनॉमी में आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पे जीएस पेपर 3 में आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 3 में इकोनॉमी में आ जाएगा, प्लानिंग वाले इश्यूज में आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो पैकेज गवर्नमेंट लेकर के आई है, इकोनॉमिक पैकेज, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा पहले, जो लोग नए लोग हैं उनको बताते हैं, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंडक्ट करती है जब सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है या मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, तो ऐसे समय में आरबीआई कुछ अपने टूल्स को इस्तेमाल करती है, ठीक है। और उसी में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसको मार्केट में सेल और परचेज करती है। और मान लीजिए अगर इनको मार्केट में ज़्यादा पैसा देना है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है। परचेज करने पर मार्केट में पैसा पहुंचता है और लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है। वैसा वर्सा अगर इनको मार्केट में पैसे को कम करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू कर दिया जाता है और ऐसे मार्केट से पैसे को सक कर लेती है आरबीआई। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको कि समय समय पर आरबीआई इस्तेमाल करती है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी ये है कि अभी आरबीआई विल कंडक्ट द टर्म रेपो ऑफ 1 ईयर एंड 3 ईयर टू द एप्रोप्रिएट साइज अप टू द 1 लाख करोड़ प्रिवेलिंग रेपो रेट। देखिए अभी हमने इस पर बहुत सारा डिस्कशन किया था पहले। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो है, इसमें क्या हुआ कि क्या होता है, जो रेपो रेट होता है, पॉलिसी रेट होता है, वो हमेशा रिवाइज होता रहता है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठती है क्वार्टरली, तो वो क्या करती है, वो रिवाइज करती है रेपो रेट को कि अब इतना रेट है, फिर इतना रेट है, फिर इतना रेट है। तो ये बदलता रहता है और इससे क्या होता है, फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में और सही तरीके से पॉलिसी कई बार मेंटेन नहीं हो पाती है। इस समय में इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है पूरे भारत में, तो ऐसे में आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को कंटिन्यू किया है कि इस समय में जो रेपो रेट है वो अगले 3 साल तक कंटिन्यू रहेगा। एक पर्टिकुलर टर्म पर इसको लगाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते आर्टिकल में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने वही कहा है कि अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो अनलॉकिंग का सिस्टम है ये इतना आसान नहीं होगा। सरकार ने शुरुआत में लाइवलीहुड
के सामने लाइव्स को प्रेफरेंस दिया था, राइट, तभी सब कुछ बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था। और अब धीरे धीरे जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो अनलॉक करेंगे, तो ये जो अनलॉक की कंडीशन है ये सिचुएशन को थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक बनाती जा रही है, क्योंकि अभी जो स्टेट हैं या बाकी लोग भी नॉर्मेलिटी की कंडीशन में पहुंच रहे हैं, और नॉर्मेलिटी की कंडीशन में इस समय में जाना जबकि केसेस इतने ज़्यादा हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगा आगे चल करके। नाउ ओपनिंग अप द नॉन एसेंशियल प्रोडक्शन, शुरुआत होती है अनलॉकिंग में, जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्शंस होते हैं उसको ओपन किया जाता है, काम शुरू होता है। लेकिन अब भी सर्विसेज का जिक्र नहीं आ रहा है कि व्हाट अबाउट द सर्विसेज, कैसे उसको कंटिन्यू किया जाएगा, कैसे वहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो कई सारे सवाल ये यहाँ पर उठाते हैं कि हाउ डज द गवर्नमेंट अग्री टू अलाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू फंक्शन। इसके बाद जो रेलवे और एयरलाइन है उसको नॉर्मल गतिविधि से कैसे ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने दिया जाएगा। इसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है विच डिटर ट्रेवल, but once opened up the SOP will lead to chaos and would millions of people on the more of every day। तो क्या होगा कि अभी हम अगर एकदम से नॉर्मल कर देते हैं सिचुएशंस को तो हम फिर से मिलियंस ऑफ लोगों को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि फिर डेली टू डेली लाइफ में लोग रेलवे और एयरलाइन को इस्तेमाल करने लग जाएंगे और सिचुएशन सामान्य हो जाएंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वायरस का खतरा है वो भी बना हुआ है। आगे दूसरा ये प्रॉब्लम ही डिस्कस करते हैं कि सरकार इकोनॉमिक पैकेज लेकर के आती है हर किसी के लिए, और इसमें वो कोशिश करती हैं कि इकोनॉमी को में जो छोटी कंपनियां हैं या फिर पुअर पीपल हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि इसको और आगे कंटिन्यू भी किया जाएगा अगले 3 महीने तक। अब इनका सवाल ये है कि क्या 3 महीने के बाद इस फ्री फूड ग्रेन के जो प्रोग्राम है इकोनॉमिक पैकेज उसको वापस ले लिया जाएगा, और अगर इस पैकेज को वापस ले लिया गया तो लोगों का क्या होगा। क्योंकि जो लोग अभी भी बहुत आसानी से, ऑब्वियसली इस समय में इकोनॉमी कितना ज़्यादा नीचे है इकोनॉमी, और इसमें लोगों के पास जॉब नहीं है। 3 महीने तक सरकार ने इसको आगे बढ़ा दिया है कि फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे गरीबों को, लेकिन उसके बाद अगर वो हटा लेते हैं तो क्या होगा। उसके बाद ये जिक्र भी करते हैं कि अगर आप ऐसे स्कीम्स को हटा लेते हैं, जैसे 90,000 करोड़ रुपीज़ का जिसमें आपको खर्चा आ रहा है, जो कि 0.45% है पूरी जीडीपी का, तो इससे आपका कितना फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। मतलब अगर 3 महीने के बाद आप इसको विड्रॉ कर लेंगे तो जो पुअर पीपल उनकी हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो सिर्फ ये 0.45% आपके जीडीपी का खर्चा होगा, जो कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। अगला इशू ये डिस्कस करते हैं मोराटोरियम वाला। जो मोराटोरियम लगाया गया था, रोक लगाया गया है अभी आरबीआई के द्वारा कि जो बोरोवर हैं, द आरबीआई टू बोरोवर फॉर 6 मंथ्स बिगनिंग इन द मार्च। तो मार्च से लेकर के आगे कुछ महीने तक, 6 महीने तक का समय दिया गया है जब मोराटोरियम लगाया गया इंटरेस्ट वगैरह पे। तो इनका फिर अगला सवाल ये है कि क्या इसको 6 महीने के बाद हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वहाँ पर क्या इंडिकेट किया गया इकोनॉमी के बारे में। जो एक्टिविटी है वो अभी भी स्लगिश है, इतना ऑब्वियसली इतनी जल्दी चीज़ें रिवाइव नहीं हो सकती हैं। धीरे धीरे चीज़ें उठ रही हैं, काम शुरू हो चुका है, लेकिन रिवाइव इतनी तेज़ी से नहीं होगा। और ऐसे में अगर मोराटोरियम को हटा लिया जाता है या फिर से इंटरेस्ट डिमांड किया जाता है या लोन बर्डन डाला जाता है, तो ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं वो कैसे काम कर पाएंगे, ये इनका एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ पर ये उठाते हैं। फिर एनपीए का जो क्लासिफिकेशन है उसको लेकर के चौथा अपना इशू डिस्कस करते हैं कि अभी जो इसमें कैलकुलेशन है, अभी क्या कहा गया है सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि जो अभी लोन्स वगैरह लिए जाएंगे या भी किसी को भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा, कुछ समय दिया जा रहा है ताकि जो एसेट है उसको नॉन परफॉर्मिंग ना समझा जाए। लेकिन आरबीआई ने तो अपना अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन का कहना है कि देयर इज ऑलरेडी टॉक ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग लोन बट विच पार्ट ऑफ एसेट पोर्टफोलियो वुड क्वालिफाई फॉर द सेम। तो अब अगर कोई लोन है जिसको कि नॉन परफॉर्मिंग समझा जाए तो वो कौन सा वाला लोन होगा इसको कि नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर यहाँ पे आरबीआई ने इसको क्लियर नहीं किया कि अभी कितने समय तक कौन से बोरोविंग को, कौन से एसेट को एनपीए नहीं समझा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्लियर नहीं किया गया तो बहुत बड़ी संख्या में फिर एनपीए इकट्ठा होने लग जाएगा
क्योंकि इस समय में लोग अभी इस हालत में नहीं हैं। चाहे कोई भी, आप सर्विस सेक्टर पूरा ले लीजिए, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन, एंटरटेनमेंट, ये सब बंद हैं। तो इस समय में कई ऐसे सेक्टर हैं जो डीपली क्राइसिस में हैं। अगर उनको क्लियर नहीं किया गया या एनपीए की क्लासिफिकेशन को दोबारा से रिव्यू नहीं किया गया, तो बहुत बड़ी संख्या में एनपीए क्रिएट हो सकता है, जो कि फिर सिस्टम के लिए और गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जाहिर तौर पर जो बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोई भी बैंक अभी एनपीए ऑब्वियसली नहीं होने देना चाहते हैं, और क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स एंड रूल्स आरबीआई ने उनके ऊपर लगाए हुए हैं, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको अभी नहीं किया गया है। आगे फिर सेम पॉइंट को जिक्र करते हैं आगे, एनबीएफसीज और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनके बारे में, कि ये जो गारंटी लेंडिंग की बात की है सरकार ने कहा है ना कि बैंकों को प्रोवाइड करना है लोन्स, उसमें कि कोलेटरल नहीं लिया जाएगा। लोन्स कौन प्रोवाइड करेंगे? अगर लोग नहीं चुका पाते हैं तो उसकी गारंटी सरकार यहाँ पर ले रही है। तो इनका कहना है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि ये जो लोन लोग ना प्रोवाइड कर पाए, ना चुका पाए, उसको सरकार अपने बजट से आगे चुका दे। अगला छठा ये डिस्कस करते हैं कि पूरे विश्व में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। आगे आकर के कई सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जो क्वांटिटेटिव ईजिंग को अपना रहे हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है? इस समय में जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो सेम तरीके से मार्केट में पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं, मार्केट से जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनको खरीद लेते हैं और लोगों को वहाँ से इनकम प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती है। और यही सेम तरीका यहाँ पे आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस और अदर फीचर्स को दे करके अपनाया है इन दिनों में खास करके। Now, but the question is this, that the subdued production, the generation of excess demand, कि ये जो पूरे विश्व में या भारत में सेंट्रल बैंक ईज कर रही है नॉर्म्स को, पैसे को ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में छोड़ रही है, क्या ये इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करेगा? तो अगर ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है आगे चल करके, या ये कुछ समय के बाद लोन का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल देता है या लोन को एक्सपेंसिव बना देगा, तो फिर फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा? इकोनॉमिक वायबिलिटी किस तरीके से इसकी अफेक्ट हो सकती है, इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा सरकार को। ये सारी चीज़ें लोगों को सोचनी होगी इसके बारे में। और फिर आगे ये कहते हैं कि समवन हैज़ टू पे फॉर दिस पैकेजेस। कहा जा रहा है कि ये जो पैकेजेस गवर्नमेंट लेकर के आई है, हो सकता है गवर्नमेंट इसको बाद में वसूले। तो किस तरीके से? डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा करके, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लिया जाए, सरचार्ज या फिर कोविड सेस लगा दिया जाए, राइट, जिससे कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इन पैसे को देना हो। सरचार्ज और सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, और इसमें सेस को कई बार से कोविड सेस का मतलब क्या हुआ कि कोविड क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको नॉर्मल करने के लिए, या फिर इससे जुड़े हुए ऐसी कोई भी स्कीम आ सकती है कि कोविड से प्रभावित जो क्षेत्र हैं या जो लोग हैं उनके विकास के लिए एक पर्टिकुलर % में सेस आपसे लिया जा सकता है। तो सेस जो होता है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों पर लिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बिग प्लान, जीएस पेपर 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल में आ जाएगा ये। गूगल ने अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि जो यूएस टेक जायंट गूगल है उसने अनाउंस किया है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में 5 से 7 साल अगले में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से, याद रखिएगा इसको, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से गूगल यहाँ पे $10 बिलियन का खर्च करने वाली है भारत में। और किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो पार्टनरशिप, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट करके, और कहाँ कहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? तो हाई क्वालिटी लो कॉस्ट स्मार्टफोन अवेलेबल करवाए जाएंगे। याद रखिएगा डिजिटाइजेशन फंड है ये, तो उसके इर्द गिर्द ही होगा। इंटरनेट एक्सेस कंट्री में और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन कस्टमर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू ट्रांसफॉर्म डिजिटली। तो ये सारी चीज़ों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि एजुकेशन में आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, हेल्थ में अभी से टेली मेडिसिन वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसको और कैसे एफिशिएंट बनाया जा सके, एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन से क्या मदद मिल सकती है, इन सब को एम्पावर करेगा ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट। और बहुत ही इस समय में आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक कदम है ये, और एक हेल्प है ये भारत के लिए, जो
जो इंडिया यूएस के इस फॉर्म के एंगेजमेंट से पॉसिबल हो पाएगा। गूगल डिसीजन इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ वाइडर शिफ्ट। अब यहाँ पे ये एक और एंगल भी शो करता है। यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन है ये आपको मालूम है, लेकिन इसके बाद अभी भारत ने हाल ही में जो फैसला लिया है बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन करने का, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को, उसके बाद न्यूज़ कुछ इस तरीके से थी कि जो कंपनियां हैं वो चाइना से शिफ्ट होंगी। और भारत में गूगल का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस और इंडिया के इस रिलेशन को, ट्रेड रिलेशन को, या फिर आप कह सकते हैं कि इस दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत बनाने में आगे एग्जाम्पल की तरह है। अराउंड द वर्ल्ड वो अगर हम ओवरऑल देखते हैं चाइना की स्थिति तो अभी क्या है, यूएस का प्रेशर एक तो है पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि यूके पर भी है प्रेशर। तो यूके ने हाल ही में बैन किया है जो हुवाई से वो परचेज करते थे इक्विपमेंट्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर से, उसको 2020 के एंड से परचेज नहीं किया जाएगा। ये हाल ही में, अभी हमने कल इस पर आर्टिकल भी डिस्कस किया था। तो वहाँ के यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी के द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो इस तरीके से चाइना ने भी उसके बाद क्या किया, एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया हांगकांग में, जहाँ जिसके चपेटे में यूएस की कई सारी कंपनियां आ सकती हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर। तो इस तरीके से चाइना भी एक से एक स्टेप ले रहा है, लेकिन दूसरे देश हैं वो भी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि चाइनीज़ कंपनी को या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोक सकें और चाइना का जो इतना डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें। इसके लिए बाकी देश भी उसी तरीके से लगे हुए हैं जैसे कि भारत। तो अब भारत में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया कि चाहे पूरा विश्व ये डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहा है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली अफेयर है, ये इतना आसान नहीं है, ना तो पूरे विश्व के लिए और ना ही भारत के लिए। भारत की बात करें तो चाइना के इम्पोर्ट पर भारत बहुत ज़्यादा टिका हुआ है, मेडिकल से लेकर के जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वहाँ से मंगाई जाती हैं, और इतने जल्दी एंटेंगल हो जाना इस रिलेशन का इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट अभी ये माना जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी जो गूगल का इन्वेस्टमेंट है वो नो डाउट बहुत ही अच्छा और अग्रेसिव यहाँ पे पार्टनरशिप हम देख सकते हैं दोनों देशों का, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया है कि एटलीस्ट इस दौरान जब कोविड क्राइसिस से हम झेल रहे हैं, वो हर तरफ स्लो डाउन चल रहा है, और ऐसे में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत को सही मायने में मदद पहुंचाएगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज आपसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर 2 सवाल पूछे गए हैं। ये थोड़ा बेसिक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है उससे क्वेश्चन है। इस इंडिया स्केल रिपोर्ट 2020 के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक बार देख लेंगे आप। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आरबीआई के द्वारा होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज एंड सेल होता है, अभी आपको मैंने बताया। तो अगर आंसर मालूम है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट है, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव और ये क्या बताता है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वोहरा कमेटी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कमेटी है, तो आंसर होगा ए। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था चैंपियंस पोर्टल पर, एचआरडी मिनिस्ट्री का नहीं है, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का है, तो इसमें भी आंसर होगा बी, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी होगा इसका आंसर। मलेमत कमेटी किससे संबंधित है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो हमने देख लिया सारे क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कल फिर मिलते हैं। पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।